ये जो है ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय यू इज इक्वल टू मी वी डिवाइडेड बाय वी। तो वी जो है वो इमेज का मीडियम है, इमेज का है, और ये ऑब्जर्वर का है, तो म्यू डिवाइडेड बाय यू। तो ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से कि जो डी एपरेंट है, फॉर्मूला ऐसे बता दे रहा हूँ मैं, डी एपरेंट है, कौन ऑब्जर्व कर रहा था? जो डी एपरेंट जो ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे हमने लिया था कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर जो है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमने लिखा था डी एपरेंट मतलब ऑब्जर्वर जो है इज इक्वल टू डी एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू। तो इसी फॉर्मूले को हमेशा हर सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डी एपरेंट डिवाइडेड बाय मीडियम और म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, जिस मीडियम में रेज जा रही हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू जिसमें क्या था, डिस्टेंस किस में थी, जिसमें कि म्यू ऑफ इंसिडेंट रे। ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं कि ये है वाटर है, कोई भी रैंडम अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि ये वाटर कोई लिक्विड है, और इस लिक्विड का जो सरफेस, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 2, और जस्ट सरफेस के ऊपर ही है कोई ऑब्जर्वर, और यहाँ पे एक कॉइन प्लेस्ड है, या कॉइन नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फिश है, इसके बॉटम में जो है एक फिश है, ठीक है, और यहाँ पे बर्ड हम मान लेते हैं, एक बर्ड है, यहाँ पे फिश है जो कि बॉटम में है, और ये बर्ड है, ये जो है मान लेते हैं ये है 20 सेंटीमीटर पे, ये 20 सेंटीमीटर पे है। तो हमें फाइंड करना है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ जो कि कौन ऑब्जर्व करेगा, फिश ऑब्जर्व करेगा। तो ये ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड, मतलब बर्ड फिश को कितने डेप्थ पे देखेगा, और ये फिश भी देखता है बर्ड को। तो जो फिश ऑब्जर्व करेगा वो उसकी हो जाएगी एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ऑब्जर्व्ड बाय फिश, ठीक है। तो एक्चुअल क्या होना चाहिए, एक्चुअल में अगर दोनों का सेम मीडियम होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन में ऐसा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन में जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो अगर कुछ रिफ्रैक्शन का इफेक्ट नहीं होता तो इस फिश को ये दिखाई देता 20 सेंटीमीटर हाइट पे, और इस बर्ड को ये 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे इसको फील करता। बट ऐसा नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि अभी ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर है बर्ड, तो हम क्या, जो देखने वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड रे। ऑब्जर्वर बर्ड है, तो हम ऐसे लिखेंगे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, थोड़ा सा बस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, वो देख लोगे। बर्ड ऑब्जर्व करा मतलब इस फिश से लाइट इंसिडेंट होगी और वो रिफ्रेक्ट होकर इधर जाएगी, तो रिफ्रेक्टेड रे का मीडियम है एयर, तो ये हो जाएगा डी अपरेंट, वो तो ऑब्जर्व करेगा ही, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्रेक्टेड रे, वो है 1। और यहाँ पे क्या है, इसकी जो ऑब्जर्वर डी है, डी है इस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 20 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे, वो है 2। तो जो एपरेंट डेप्थ है, डी एपरेंट डी एपरेंट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब इस बर्ड को ये अपीयर होगा कि ये 10 सेंटीमीटर पे ही है, म्यू हमने 2 ले लिया है कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए। अब मान लो कि ये पूछता है कि भाई अगर ये फिश ऑब्जर्व करता है, ये अगर फिश ऑब्जर्व करता है, मान लो ये फिश ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर जो है वो फिश है, ऑब्जर्वर अगर फिश है तो बर्ड से रेज स्टार्ट होगी और यहाँ तक पहुंचेगी, तो इंसिडेंट रे का मीडियम हो जाएगा 1। तो अभी ऑब्जर्व कर रहा है फिश, तो वो देखेगा, मतलब रिफ्रैक्टेड का मीडियम हो जाएगा 2, और बर्ड जो है, बर्ड की जो हाइट है वो है 20, डिवाइडेड बाय इंसिडेंट का मीडियम है 1।
तो यहां से डी अपेरेंट इज इक्वल टू 2 × 20। तो इसको दिखाई देगा कि ये 40 सेंटीमीटर पे है। मतलब पानी के अंदर से अगर तुम बाहर देखोगे तो 20 सेंटीमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एयर से अगर वाटर में देखोगे तो जो एक्चुअल हाइट है उससे कम हो जाएगी। तो एयर से वाटर वाला तो ऑब्जर्वेशन है कि बकेट में मान लो वाटर है, कोई देखता है तो उसको थोड़ा सा जो बेसमेंट है उसका वो शिफ्टेड अपीयर होता है। तो तुम इसमें एक फॉर्मूला ये याद रखोगे कि हमेशा हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये हो जाएगा म्यू, और ये हो जाएगा म्यू, या तो यहाँ पे हम म्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो है ये या तो म्यू से डिवाइड हो रहा है या यहाँ पे म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो तुम हमेशा याद रखोगे कि जो एपेरेंट होती है वो या तो डी बाई म्यू होता है या म्यू डी होता है। ये कब होगा? अगर डेंसर से कोई देख रहा है, देखने वाला डेंसर में है, और ये कब होगा? अगर देखने वाला रेयरर में है। रेयरर में होगा तो कम दिखाई देगा, डेंसर में होगा तो ज्यादा दिखाई देगा। ऐसे याद रखोगे, म्यू डी करेंगे या डी बाई म्यू करेंगे। आई बात समझ में? हम्म। तनय, तनय जग रहे हो सो रहे हो? हेलो सर। हाँ, तो ये जो है दो है, म्यू डी करेंगे या डी बाई म्यू करेंगे, तो वहां से आ जाएगा। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लो अब ये तो हमने वन देखा था। अब इसमें क्या है कि अगर मल्टीपल मीडियम है, मल्टीपल मीडियम है मतलब क्या है कि जैसे हम ये मानते हैं कि दो है, दो है, ये है, ये है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको ये देख रहा है। इसकी थिकनेस T1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी थिकनेस T2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ऐसे केस में हम इस फार्मूले का डेरिवेशन है, बट फिर से वो डेरिवेशन तुम्हारे लिए बहुत काम का है नहीं। तो सीधे सीधे तुम ऐसे याद रखोगे कि फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, मतलब यहां से रे चली इसमें, इसमें, फिर इसमें, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये μ3 है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे डी एपेरेंट बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे μ3 इज इक्वल टू T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3, जितने भी मीडियम होंगे इंटरविनिंग, सबको हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। आई बात समझ में? तो इसकी अपरेंट डेप्थ हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे देता हूं कि सपोज करो, ये क्वेश्चन इसके बाद हम ये करेंगे। जैसे मान लो कि ये है एक कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है और दो इमिसिबल लिक्विड है। ये जो है 10 सेंटीमीटर का है और ये जो है 15 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। तो ये जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे है कोई पॉइंट। तो व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ अपीयर टू दिस ऑब्जर्वर? जल्दी बताओ। अपरेंट डेप्थ, यहाँ पे इसका मीडियम है 1, मतलब ये क्या है, एयर है। तो व्हाट विल बी अपरेंट डेप्थ? अपरेंट डेप्थ क्या हो जाएगी? अपरेंट डेप्थ हमें क्या करना है, डी अपरेंट बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर, जिधर ऑब्जर्वर लोकेटेड है, यही फाइंड करना है। जल्दी कैलकुलेट करो भाई। 1 इज इक्वल टू दिस 10/2 प्लस T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा 5 प्लस 5 आएगा, अपरेंट होगा 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल डेप्थ इज व्हाट? एक्चुअल डेप्थ इज 25 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे अपरेंट डेप्थ क्या है? अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में?
कोई डाउट? सारा एक ही। नो सर, नो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये है अ ग्लास ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, ग्लास की हाइट जो है 14 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट सर्टेन हाइट h। ये जो है स्मॉल हाइट जो है स्मॉल हाइट h मेंशन है, तो हमने यहाँ से फिल कर दिया। इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप देन appears, if it is viewed from top then it appears half filled, मतलब इसको ये हाफ फिल्ड अपीयर हो। ये जो है हाफ फील्ड, अगर हम टॉप से इसको देखते हैं तो हमें इसका हाफ फील्ड अपीयर होना चाहिए। तो हाफ फील्ड अपीयर होना चाहिए मतलब कितना अपीयर होना चाहिए कि अगर यहाँ से किसी एच हाइट पे कोई देखता है तो ये कितना फील्ड उसको फील होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है 14 सेंटीमीटर, हाफ फील्ड उसको अपीयर होना चाहिए मतलब अपीयर कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो जो एच अपरेंट होनी चाहिए या डी अपरेंट होनी चाहिए वो कितने होनी चाहिए 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपरेंट हमें पता है, तो हमने मान लिया कि भाई एच जो है फील्ड है, यहाँ पे एच फील्ड है, एच तक फील्ड है, तो कितना वैकेंट है, यस सर। कितना वैकेंट है, ये स्पेस जो है ये स्पेस वैकेंट है एच माइनस एच, एच माइनस एच। तो अगर हाफ फील्ड अपीयर होना चाहिए मतलब जितना वैकेंट स्पेस है उतना इसको फील्ड अपीयर होना चाहिए। एच हाइट तक फील्ड है तो एच माइनस एच जो है वो क्या हो, एच बाई म्यू के बराबर हो। कि यहाँ से जो अपरेंट हो, बराबर। ये जो अपरेंट हाफ फील्ड जितना फिल किया तो इसकी डेप्थ कितनी हो जाएगी एच बाई म्यू, और यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन क्या है एच माइनस एच, दोनों इक्वल हो तब जो है उसको हाफ फील्ड अपीयर होगा। तो यहाँ से हम इसको पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एच की वैल्यू हो जाएगी म्यू एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। सॉल्व कर देंगे, वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद रखना है वो 4/3 होगा, 4/3 पुट कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर तक, मतलब 8 सेंटीमीटर तक इसको फिल करेंगे तो वो हाफ फील्ड उसको अपीयर होगा। तो ये है। अब दूसरा इसका एप्लीकेशन है, दूसरा एप्लीकेशन हम मानते हैं ये जो है कैलकुलेट करोगे तुम, दूसरा एप्लीकेशन है और यही फॉर्मूला आगे भी है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है, क्वेश्चन ये है एक ग्लास स्लैब है ये, और इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको ये देख रहा है, तो थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ये इसको देख रहा है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस है x, तो हमें फाइंड करना है कि एट व्हाट डिस्टेंस द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल अपीयर। तो थोड़ा सा ये सोचोगे कि इमेज फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्म होने के लिए हम दो रेज रिक्वायर्ड है। तो एक रेज तो यहाँ से ये इंसिडेंट होगी ऐसे, ये रेज इसके थ्रू आएगी डायरेक्ट। क्यों ऐसे डायरेक्ट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 0 डिग्री, तो ये तो यहाँ पे पहुंच गया नॉर्मल। अब दूसरी रेज देखेंगे तो दूसरी रेज यहाँ पे आएगी, यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो इधर की ये किधर बेंड होगी भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि डेंसर मीडियम है, रेयरर से डेंसर में एंटर करेगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। फिर यहाँ पे अब ये जानते हो कि सेम मीडियम में अगर इमर्ज करेगी तो लाइट रेज क्या हो जाएंगी, सेम एंगल होगी, सेम एंगल, जो एंगल जितने एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंस होगी उसी उसी एंगल पे यहाँ पे ये इमर्ज होगा। तो यस हमने सर। हमने यहाँ पे दो रेज कंसीडर किए, दो रेज कंसीडर किए, एक जो है यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, एक यहाँ से डायरेक्ट अनडेविएटेड जो डायरेक्ट पहुंच गया, दूसरा जो है एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ। तो रेयरर से डेंसर में अगर एंटर करती है लाइट रे तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंडिंग हुई, और फिर जैसे ही डेंसर से रेयरर में हुआ तो ये फिर से इमर्ज हो गया। तो लास्ट क्लास में जैसे बताया था कि ये दोनों एंगल सेम होंगे, मतलब ये दोनों रेस क्या होंगी, ये रेस जो है ये रेस और ये रेस दोनों पैरेलल होंगे। तो अब अगर इसको ये देख रहा है ये ऑब्जर्वर, अब ये मत सोचो कि ये इसे बच के ऐसे निकल जाएगा, ये नहीं है, ये आईज जो है ये ये बहुत ही स्मॉल है, ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, डायग्राम में ऐसे देख रहा है। तो इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि ये रेज यहां से आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू
ड्यू टू रिफ्रैक्शन, कि लाइट रेज अपने पाथ से बेंड हो जा रही है, बेंड होके इस ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही है, तो उसको ऐसा फील हो रहा है कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे प्लेस है, बट इसको जो है इमेज यहाँ पे इसकी दिखाई देगी। तो हमें फाइंड करना है कि इसी इमेज की इस इंटरफेस से कितनी डिस्टेंस होगी, और यही हम बोलते हैं क्या, डी एपरेंट। क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से जो एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल हाइट है, वो हाइट और डेप्थ चेंज हो जा रही है, तो यहाँ पे ये डी एपरेंट से चेंज हो रहा है, तो ये कैलकुलेट करना है। तो अभी ये बताया है कि अगर मल्टीपल मीडिया होंगे, मल्टीपल मीडिया होंगे, बहुत सारे मीडिया अगर आएंगे यहाँ पे, पहले एक था, अब मान लो दो तीन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी अपरेंट डिवाइडेड बाई फाइनल रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम डिवाइडेड बाई इंटरविनिंग जितने भी है, T1 बाई म्यू वन प्लस T2 बाई म्यू टू प्लस T3 बाई म्यू थ्री, ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं कि ये जो है, हाँ, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है, ये ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो यहाँ पे एक एयर का स्लैब है, एयर में ही प्लेस्ड है, तो हम उसको क्या सोच लेते हैं कि यहाँ पे एक एयर का स्लैब है जिसकी थिकनेस है x, और यहाँ पे वो ग्लास वाला स्लैब है जिसकी थिकनेस है t, तो ये t और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है और इधर जो है ऑब्जर्वर है, ये जो है इधर ऑब्जर्वर है। तो अब इसकी इमेज हमें फाइंड करनी है, मतलब वही डी अपरेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्चुअल डेप्थ इज व्हाट, एक्चुअल डेप्थ इज t प्लस म्यू, तो हम अप्लाई करते हैं डी अपरेंट डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर एयर में लोकेटेड है तो वो हो जाएगा 1। फिर इंटरविनिंग मीडियम, इंटरविनिंग मीडियम ये एयर का स्लैब हमने एज्यूम किया है, तो x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये है t डिवाइडेड बाई म्यू, तो ये उसकी हो जाएगी अपरेंट डेप्थ, ये अपरेंट डेप्थ। तो यहां से जो ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जर्वर है ये शिफ्ट हुआ है ऐसे, तो इस शिफ्ट को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ये जो शिफ्ट होता है किसी भी ग्लास स्लैब की वजह से, अगर हम ऐसे एक पैरेलल ग्लास स्लैब अप्लाई करेंगे ना, तो हमें ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा क्लोज आएगा इधर, तो इस शिफ्ट को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड नॉर्मल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो एक्चुअल डेप्थ है माइनस दिस अपरेंट डेप्थ, तो जो शिफ्ट है जिसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट, दिस नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ का मतलब है t प्लस एक्स माइनस अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ इज t बाई म्यू प्लस एक्स। तो यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये ऑब्जर्व होगी कि x कैंसिल आउट हो जाएगा। x कैंसिल आउट होने का मतलब ये है कि दिस नॉर्मल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम कहीं पे भी प्लेस करें, अब कहीं पे प्लेस करने का मतलब ये नहीं कि कई किलोमीटर दूर प्लेस कर दें, कहीं पे भी प्लेस करें उसके लोकेशन से ये इंडिपेंडेंट होगा। ये जो नॉर्मल शिफ्ट है, दिस नॉर्मल शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, और उसकी वैल्यू क्या है, t इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, 2 इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। जैसे मान लो कि अगर ये जो है ग्लास है, ग्लास है और इसकी जो है 6 सेंटीमीटर है, और ये है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं ये 3/2 है, तो व्हाट इज द नॉर्मल शिफ्ट, इसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट करेंगे 6, 1 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब ये 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा। 2 सेंटीमीटर किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, जिधर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो 10 सेंटीमीटर प्लेस करें, 20 सेंटीमीटर प्लेस करें, हमेशा शिफ्ट उतना ही करेगा वो, 2 सेंटीमीटर का शिफ्ट करेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये जो शिफ्ट है दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ये ग्लास स्लैब की प्रॉपर्टी हमने इसके थ्रू देखा। तो ये देखो ग्लास स्लैब में वही चीज ये दिया हुआ है, यहाँ जो रे डायग्राम अभी ड्रॉ किया था, ये रे डायग्राम अभी ड्रॉ किया था, ये ऑब्जर्वर है, एक तो यहाँ से रे जो है वो डायरेक्टली चली गई, दूसरी जो है यहाँ से इंसिडेंट हुई, रिफ्रैक्ट हुई, इंसिडेंट हुई, ये फाइनली जो है पैरेलल हो गई, ये हो गई इसके ऑब्जेक्ट, ये हो गई इमेज, और ये हो जाएगी नॉर्मल शिफ्ट। तो ये 2-3 स्टेप में फाइंड किया हुआ है, वो 2-3 स्टेप तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है, बेकार है, तुम्हें ये समझना है कि जो फाइनली शिफ्ट होता है दिस इज, और यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू। तुम्हें याद रखना है ग्लास स्लैब से, टी थिकनेस का ग्लास स्लैब है,
तो वो इतना नॉर्मल शिफ्ट क्रिएट करता है। एंड दिस वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द ग्लास स्लैब बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड व्यूअर। ऑब्जेक्ट एंड व्यूअर के बीच में कभी भी प्लेस्ड होगा तो वो हमेशा शिफ्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये था रिफ्रैक्शन। इसमें इसको जो है अच्छा, अब दूसरा एक और क्वेश्चन है इस पर रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन और दूंगा, उसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करोगे, फिर हम लोग ये ग्लास स्लैब में एक और शिफ्ट होता है, उस शिफ्ट का भी फॉर्मूला बताऊंगा, बट क्वेश्चन उस पर तुमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये है, ऑब्जर्वर है, ध्यान से भाई थोड़ा सा जागो, 10-15 मिनट्स की बात है। और ये है वाटर है। अब वाटर के सिंप्लिसिटी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननेसेसरी क्या ले लेते हैं, इसका फालतू में कुछ, ये 2 ले लेते हैं ना, सिंपल। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर है। ये बॉटम वाला सरफेस जो है वो सिल्वर्ड है। ठीक, टेंशन में मत आना, आराम से सॉल्व करना, सोच के जो डाउट होगा पूछना। यहाँ पे एक फिश है, फिश है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर जो है जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है, मतलब क्या है, जस्ट इंटरफेस के पास में ही है। तो हमें ये गैप जो है कंसीडर ना करना पड़े। और ये जो फिश है ये मिडिल मिडिल में ही है, मतलब 20 सेंटीमीटर पे मिरर है, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जर्वर है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द डेप्थ ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एक ही है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फिश या apparent डेप्थ ऑफ फिश एंड apparent डेप्थ ऑफ इमेज ऑफ फिश। इमेज की भी क्या डेप्थ होगी और फिश की क्या डेप्थ होगी, ये दोनों बताना है। पहले का आंसर बताओ, पहले का आंसर बताओ, दूसरे का मुझे बताना होगा। पहले का बताओ जल्दी से। यार पहले का बताओगे, इतना क्वेश्चन किया, पहला नहीं बता पा रहे हो। डी बाई म्यू, डी एपरेंट इज इक्वल टू डी बाई म्यू। तो फिश की डेप्थ कितनी है, फिश की डेप्थ 20, फिश की डेप्थ है 20, तो 20 डिवाइडेड बाई म्यू, तो ये हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट के लिए, डी एपरेंट डिवाइडेड बाई ऑब्जर्वर का मीडियम, एयर में ऑब्जर्वर, और ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब टेंशन है इमेज वाली, कि ये फिश की इमेज कहाँ पे विजिबल होगी। कोई कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा, बताएगा कुछ, क्या इक्वेशन लिखा जाए। सर 60 मीटर, 6 सेंटीमीटर। 60 इमेज की डिस्टेंस, हाँ देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिश है ना, तो फिश का इमेज ये मिरर फॉर्म करेगा। प्लेन मिरर कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है, जस्ट सेम डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे ये प्लेन मिरर फॉर्म करेगा। अब इसमें क्वेश्चन किसी को डाउट ये होगा कि सर ये जो है ना, ये इमेज तो एयर में चला जाएगा, इमेज जो है एयर में चला जाएगा, कि ये 20 पे है, तो यहाँ पे जो फिश होगी वो फिश कहाँ पे हो जाएगी, 20 है तो ये 20 पे हो जाएगी, 20 पे। तो अब मिरर में जैसे मान लो कि तुम ऐसे सोचो, अपने आप को वाटर में एज्यूम करो और प्लेन मिरर वहां प्लेस्ड है, तो जो इमेज होगा वो भी वाटर में ही विजिबल होगा। ऐसा नहीं कि वो बाहर चला जाएगा, एयर दिखने लगेगा उधर से। तो पॉइंट ये है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता है, मतलब मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मीडियम ऑफ इमेज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मीडियम है 2, तो जो इमेज फॉर्म होगा उसका भी मीडियम क्या होगा, 2 ही होगा उसका मीडियम। पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि ज्यादातर लोग इसको एयर में एज्यूम कर लेंगे, एयर नहीं है। तो जो इमेज है उसका भी मीडियम क्या है, 2 है। अब इस ऑब्जर्वर से इमेज की एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, 40 तो ये है, प्लस 20 जो है बिलो है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 60। तो जो डी एपरेंट हो जाएगा, डी एपरेंट डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2। डी एपरेंट डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा
30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा देखो, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे हाँ ये ऐसे याद रखते हैं, जहाँ पे भी ऑब्जर्वर है ना, जो ऑब्जर्वर है और ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, तो ये हमारी इंसिडेंट रेज है और ये जो है रिफ्रैक्टेड रेज है। तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं, डी अपरेंट बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1 पुट कर देंगे, और इज इक्वल टू डी, डी जो है एक्चुअल डेप्थ जो है, डी डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंट रे। ऐसे लिखते हैं, ये किसी भी केस में वैलिड है, डेंसर से रेयर देखे, रेयर से डेंसर देखे, कुछ भी देखे। तो ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन हुआ इसका कि अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज। तो ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये सब जो है तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कि सिंगल स्लैब होगा, डबल स्लैब होगा, ग्लास स्लैब होगा, क्या होगा, हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। नॉर्मल शिफ्ट जो है उसकी पोजीशन इंडिपेंडेंट होती है लोकेशन से, तो ये इसको हम फाइंड कर लेंगे ऐसे। अब बाकी ये मिरर वाला क्वेश्चन जब थोड़ा मिरर कर लेंगे तो ग्लास स्लैब अप्लाई करके करेंगे। रिफ्रैक्शन में जो नेक्स्ट है, दूसरे टाइप का जो एक शिफ्ट होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो याद रख लोगे, नहीं तो एक बार क्विकली उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम ये जानते हैं कि ये है, मान लो ये स्लैब है, ग्लास स्लैब में एक हो गया नॉर्मल शिफ्ट। दूसरा मान लो यहाँ से जो लाइट रेज आ रही थी, ये जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे लाइट रेज एक तो ऐसे चली गई, दूसरा ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये जो है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, बेंड होने के बाद फिर से ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा और ये जो रेज हैं इसकी पैरेलल हो जाएंगी। तो इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं ना, ये तो जो इंसिडेंट रेज हैं और जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। वो कौन सा शिफ्ट था? वो था नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या है? टी इंटू 1-1/म्यू। अब ये लेटरल शिफ्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे। ये है अगर आई तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा आर, तो ये दोनों फेसेस पैरेलल हैं तो ये एंगल भी हो जाएगा आर और ये एंगल भी हो जाएगा आई। तो इसमें थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना है ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें थोड़ा ए बी सी डी, दो ट्राइंगल, देखो दो ट्राइंगल है, टेंशन में मत आना, जल्दी से बता दे रहा हूँ, वो यूज है नहीं वैसे। जैसे मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। कितने ट्राइंगल है? दो ट्राइंगल है। कौन कौन से? एक कौन सा है? ए सी डी, ये ए सी डी, तो ये ए सी डी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ए सी डी। ए सी डी में ये एंगल क्या है? आर है, ठीक है। और एक ट्रायंगल है ए बी डी, ए बी डी। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, हम फाइंड कर रहे हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट इज ए बी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। तो ये एंगल कितना है? यहाँ से अगर देखोगे ये नॉर्मल है और ये आर है, तो ये जो टोटल एंगल होगा वो आई माइनस आर हो जाएगा। ये जो है ये एंगल आई है, तो ये एंगल जो है ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। अब ये हमें नोन है, ये क्या है? थिकनेस टी, ये थिकनेस टी। तो क्या ये बता पाओगे ये कितना होगा? सॉरी 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 सॉरी, एडी एडी एडी, एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रायंगल में लिखेंगे ए डी कॉस आर, कोई भी डाउट होगा तो पूछना। ए डी कॉस आर इज इक्वल टू टी, सो ए डी इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे, दिस ए बी इज इक्वल टू वॉट? ए डी, ये हो जाएगा ए डी कॉस और ये हो जाएगा ए डी साइन। तो जो ए बी हो जाएगा वो हो जाएगा ए डी साइन आई माइनस आर, और ए डी को पुट कर देंगे, यही ए बी जो है वो लेटरल शिफ्ट है। दिस लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। ये लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला है, आई और आर गिवन होगा, ये हमको अप्लाई करने से आ जाएगा। लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। तो ग्लास स्लैब के दो टाइप के शिफ्ट होते हैं, नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू टी इंटू 1-1/म्यू, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर।
क्लियर हुआ ये? तो ये रिफ्रैक्शन और ये बता दोगे। नेक्स्ट जो है रिफ्रैक्शन में ही TIR होता है। तो TIR इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है। वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या होती है? व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम, सॉरी, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। मतलब अगर रेयर से डेंसर में आएगा तो नहीं होगा। अगर एयर और ग्लास है तो ग्लास से एयर में जाएगा तो ही TIR के चांसेस हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस हैं। और तो डेंसर से रेयर में होता है तो क्या होता है? जैसे ये देखेंगे, यहाँ से लाइट है, ये लाइट जो है, मान लो ये एक पॉइंट बल्ब है, बल्ब से ये लाइट ऐसे जा रही है, तो ये रे जो है वो डायरेक्ट जाएगी अनडेविएटेड, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। अब फिर ये डेंसर है और ये रेयर है। फिर यहाँ से अगर देखेंगे तो ये लाइट जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल गई, ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो है थोड़ा सा देखेंगे तो ये लाइट जो है फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ये एंगल जो है इंक्रीज होता जा रहा है। किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये जो लाइट है वो सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये हो जाएगी सरफेस के पैरेलल। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। थीटा सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर क्रिटिकल से थोड़ा सा भी एंगल ज्यादा हुआ तो ये लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी ही नहीं। ये क्या हो जाएगी? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अब एंगल ज्यादा हुआ तो ये थोड़ा और अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी और सेम मीडियम में आ जाएगी, सेम मीडियम में आ जाएगी। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि टोटली जो लाइट एनर्जी है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। और ये जो है बहुत यूनिक फेनोमेना है, क्योंकि हम इस फेनोमेना को इसमें इसमें और रिफ्लेक्शन में एक डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, और इसके लिए कंडीशन है कि एंगल क्रिटिकल से अगर ज्यादा होगा तभी होगा। मतलब मान लिया सपोज करो कि 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, तो अगर हम 45 या 45 से ज्यादा करेंगे तो ही TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मान लो 35 पे होगा तो 35 पे TIR तो नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन बाई लाइट, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, कुछ फ्रैक्शन इधर आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दैट स्पेसिफिक कंडीशन इज लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। आई बात समझ में? बट रिफ्लेक्शन के लिए या तो डेंसर से रेयरर में जाए, रेयरर से डेंसर में जाए, दोनों में से कोई भी चेंज, कोई भी मीडियम किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें एडवांटेज क्या है? इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ पोर्शन तो मीडियम में आ रही है, बट कुछ पोर्शन का लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे ये ट्रांसमिट कर जा रहा है। तो रिफ्लेक्शन में तो कुछ एनर्जी जो है वो चेंज होती है, डाइवर्ट होती है, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे अगर ये सोचो, थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा कि अगर हम एंगल यहाँ से बढ़ाते जाते हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो जो है 0 से बढ़ता जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया है कि 0 से 90 तक जाता है। तो अगर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या है? ये ट्रांसमिटेड एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? विच इज ट्रांसमिटेड, मतलब जो बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, ट्रांसमिटेड रही। तो कुछ एंगल तक तो कुछ एनर्जी धीरे धीरे ट्रांसमिट होगी 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 होगी, ऐसे कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। बट जैसे ही यहाँ से क्रिटिकल पे पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा? 0, और ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो आयुष्मान, तुमने अगर मिस किया है तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। मिस किया है तो इसको रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, इसको यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, ठीक है।